आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को प्रमुखता से स्थान दिया। गुट निरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि उस समय विश्व में जो दो गुट बन गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, एक गुट सोवियत संघ का था जिसका नेतृत्व जो है जिसको हम साम्यवादी गुट के नाम से जानते हैं, और उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम पूंजीवादी गुट के नाम से जानते हैं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में रहना उचित नहीं समझा और एक अलग गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में गुट निरपेक्षता शब्द को स्पष्ट किया कि हमें किसी देश का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना है, अर्थात हमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किसी अन्य राष्ट्र का उपग्रह बनकर नहीं, बल्कि अपने निजी हितों की सुरक्षा के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से पूर्ण रूप से भाग लेंगे। अर्थात हम किसी देश का उपग्रह नहीं बनेंगे, पिछलग्गू नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपने हिसाब से एक स्वतंत्र नीति का निर्माण करते हुए अपने देश को आगे ले जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विदेश नीति को समर्थन दिया इंडोनेशिया और मिस्र के राष्ट्रपति ने, घाना के राष्ट्रपति ने, और सबने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है, यह आंदोलन कोई धरना प्रदर्शन ऐसा आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन का अर्थ ये होता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नवोदित राष्ट्र थे, उनको इन महाशक्तिशाली देशों के चंगुल से बचाकर ले जाना, इसको इन्होंने एक आंदोलन का शक्ल दिया कि हमको इनके गुट में इन नवोदित राष्ट्रों को शामिल नहीं करना है, बल्कि इनको स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्माण करने के लिए एक प्लेटफार्म देना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बहुत तेज़ी से बढ़ा, इसमें कुछ सहायक परिस्थितियां भी निर्मित हुई, जिसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन में तेजी आई। वे सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें पहला है नवोदित राष्ट्रों की आकांक्षा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा नवोदित राष्ट्रों की आकांक्षा ने दिया। जितने भी नए राष्ट्र थे जो स्वतंत्र हुए थे, इनकी इच्छा थी कि वो अपने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के अपने राष्ट्र का निर्माण किए, और राष्ट्रवाद से प्रेरित तभी हुआ जा सकता है जब वे स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति का निर्धारण करें। यदि ये किसी देश के पिछलग्गू बन जाते तो उस देश के हिसाब से इनको चलना होता और अपने राष्ट्र को इनको किनारे करना पड़ता, और उस जो महाशक्तिशाली देश है उसके साथ हाँ मिलाकर चलना पड़ता। तो ये अपने राष्ट्र को अलग रख करके राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के देखना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के प्रति आक्रोश। जितने भी एशियाई और अफ्रीका देश है, ये प्रायः किसी न किसी देश के गुलाम थे, उपनिवेश थे, साम्राज्यवाद का शिकार थे। इनको ये लगने लगा कि यदि हम दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल होते हैं, मतलब सीधा फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर अग्रसर होंगे। यानी इनकी सोच थी कि ये जो महाशक्तिशाली देशों का गुट है, ये हमको किसी न किसी प्रकार से फिर गुलाम बना करके रखेंगे, और चूँकि ये गुलामी की जंजीरों को झेल चुके थे, गुलामी के दंश को झेल चुके थे, इसलिए फिर गुलाम बनना नहीं चाहते थे, और फिर गुलामी से मुक्ति के लिए इनको एक रास्ता मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये इसके कारण भी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तीसरा है विशिष्ट और पृथक वैचारिक स्वरूप बनाए रखने की इच्छा। जितने भी नए राष्ट्र थे, ये अपने देश का अलग स्वरूप, नया स्वरूप बनाए रखने के पक्षधर थे, जिसमें राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर अपना नया विचार रखना चाहते थे, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में ये हमेशा इस बात में बल देते थे कि हमको अलग राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाकर कायम रखना है। उनको डर था कि यदि हम इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल हो जाएंगे
तो हमको इन गुटों का कहना मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ना तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे, ना आर्थिक रूप से और ना ही सांस्कृतिक रूप से, हम केवल इनके पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे। तो ये अपना अलग वैचारिक स्वरूप स्थापित करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। तो ये भी एक सहायक परिस्थितियाँ थी। चौथा है शीत युद्ध काल। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जितने भी राष्ट्र जब स्वतंत्र हुए तो इस समय विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। ये शीत युद्ध इन दो महाशक्तिशाली देशों के बीच चल रहा था। अब शीत युद्ध का अर्थ आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है बातों का युद्ध, वैचारिक मतभेद। दो महाशक्तिशाली देशों में जो वैचारिक मतभेद हुआ, जो बातों से युद्ध लड़ा जाने लगा, इसको हम कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये वास्तविक युद्ध से अधिक डरावना होता है। इस युद्ध को बातों से लड़ा जाता है, जिसमें समाचार पत्र, प्रेस, मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ समाचार छपवाए जाते हैं। इसमें जासूसी की जाती है, हथियारों का जखीरा तैयार किया जाता है, मनोवैज्ञानिक ढंग से अन्य देशों के ऊपर डर या दबाव बनाया जाता है। ये सब शीत युद्ध के लक्षण हैं। तो जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, इन्होंने देखा कि अभी शीत युद्ध चल रहा है और यदि हम दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो वो गुट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब वो गुट मजबूत होगा तो शीत युद्ध को और बढ़ावा मिलेगा। यदि दोनों जो शक्तिशाली देश हैं उसमें जितने नवोदित राष्ट्र या इस देश में शामिल हो या उस देश में शामिल हो, तो उनकी शक्ति क्या हो जाती, मजबूत हो जाती। और जब उनकी शक्ति मजबूत होती तो उनको और बढ़ावा मिलता, शीत युद्ध जो है और चरम स्थिति में पहुंच जाता। तो शीत युद्ध को कम करने के लिए भी इन्होंने अपने आप को इन गुटी राजनीति से दूर रहना उचित समझा और गुट निरपेक्ष आंदोलन में ये शामिल हो गया और एक सहायक परिस्थिति ये भी थी। फिर पांचवा है आर्थिक कारण। गुट निरपेक्ष आंदोलन को बल देने में आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आर्थिक कारण कैसे एक महत्वपूर्ण कारण है, तो इसमें जितने भी नवोदित राष्ट्र थे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कंगाल हो चुकी थी। जैसे हम भारत का ही उदाहरण दे सकते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमको ऋण के रूप में लगभग 1500 करोड़ हमको चुकाना था और 300 करोड़ रुपया पाकिस्तान को चुकाना था। तो ऐसी स्थिति क्या है, हर राष्ट्र की थी जो स्वतंत्र हुए थे। पहले कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत अब बिल्कुल कंगाल हो गई थी स्वतंत्रता के बाद। ऐसी स्थिति में अपने राष्ट्र को आगे ले जाना आर्थिक रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी चुनौती को दूर करने के लिए, इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग प्रकार की गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। क्योंकि उनकी सोच थी कि यदि हम किसी एक गुट में शामिल होते हैं, मान लीजिए अमेरिका में शामिल हो जाते हैं या सोवियत संघ में शामिल हो जाते हैं, तो हमको केवल उन्हीं देश के जो समर्थक देश है और स्वयं उस देश का, उससे ही हमको केवल आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, आर्थिक संधि होंगे, आर्थिक समझौते होंगे और बाकी देश हमसे कटे हुए हो जाएंगे। यदि हम एक गुट का साथ देते हैं तो दूसरा गुट हमसे दूर हो जाएगा, दूसरा गुट का साथ देते हैं तो पहला गुट हमसे दूर हो जाएगा। तो भारत सहित जितने भी नवोदित राष्ट्र थे इनकी सोच थी कि हमको आर्थिक दृष्टिकोण से सभी देशों से संधि समझौते बना करके चलना है ताकि हमारी आर्थिक प्रगति हो सके। और इसलिए दोनों गुटों में न रहते हुए सभी देशों से इन देशों ने आर्थिक संबंध बनाने की सोची और गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से आर्थिक संबंध सभी देशों से कायम किया और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया। और अंतिम है शांति की तीव्र इच्छा। जितने भी नवोदित राष्ट्र हैं ये अशांत वातावरण से स्वतंत्र हुए थे। यानी जितने भी नवोदित राष्ट्र हैं इनको अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, इन सब का सहारा लेना पड़ा था, हिंसा का सहारा लेना पड़ा था। अब इनकी तीव्र इच्छा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी चारों ओर अशांति थी, आंदोलन हुआ था उसमें अशांति थी, तो अब विश्व में क्या है, शांति व्यवस्था स्थापित हो। इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का सहारा लिया। यदि मान लीजिए ये किसी गुट में शामिल हो जाती तो फिर वही अशांत वातावरण होता, दूसरे गुट को नीचा दिखाने की कोशिश होती, हथियारों का जखीरा तैयार किया जाता, संधि समझौते और चरम स्थिति में होते। विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की राह पकड़ी और शांति स्थापित करने की जो कामना थी, जो इच्छा थी, इसने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत किया।
तो इस तरह हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय में जो उत्तरदायी कारक जो है 6 प्रकार के थे, जिसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है अपनी चरम स्थिति में पहुंचता है और विश्व में बिल्कुल सफल भी होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे वीडियो में पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।